हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल ट्राई स्टार क्लासेस पर। और इस चैनल पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्ट और ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि ब्लड कौन सी वेन में जाता है, कौन सी वेन से आता है, कौन कौन से एट्रियम में जाता है, कौन से वेंट्रिकल से जाता है, मतलब सब कुछ। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ट्राई स्टार क्लासेस, हमारा और आपका चैनल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी अच्छा भी है, बट हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। तब तक मैं बोर्ड हटा देता हूँ, ये पूरा फील आता है। ये बोर्ड काफी बेटर है और मेरी आदत भी बन गई और शायद वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो जाए इस बोर्ड पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, एजुकेशन अच्छी जा रही होंगी और पढ़ाई लिखाई करते रहोगे। वेकेशंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई ना करो, थोड़ी बहुत करो। मुश्किल से दिन में 2 घंटा बहुत होगा, बाकी 22 घंटे अपना मौज मारो। 2 से 3 घंटे, क्योंकि ये देखो, पढ़ाई अगर डिसकंटिन्यू कर दोगे तो ज्यादा दिक्कत है। एकदम से डिसकंटिन्यू कर दोगे तो फिर मोशन बनाने में करीब 20 से 25 दिन लग जाए, पढ़ाई का मोशन बनाने में। तो उससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टार्ट करें? हम्म तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा देख लें आपके चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट दे रखे हैं। चलो, ठीक। अच्छा, सुनो। सबसे पहले ये बताओ कि सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग? सर्कुलेशन शब्द का मतलब होता है किसी चीज को सर्कुलेट करना। क्या करना? सर्कुलेट करना, यानी कि किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। हाँ या ना? सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। सर्कुलेशन शब्द का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना। कहते नहीं, ये नोटिस सर्कुलेट कर दो, यानी कि ये नोटिस सब तक पहुंचा दो, यानी कि सब तक पहुंचाना। इसी चीज को बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन शब्द का मतलब है ये। ठीक है, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये चैप्टर का नाम। तो अच्छा, इसकी नीड क्या हुई? देखो, चैप्टर में घुसने से पहले उसकी समझ लो क्या है वो चैप्टर, क्यों पढ़ रहे हैं। तो सर्कुलेशन की नीड क्या हो, क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखो, हम लोगों ने पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा था? डाइजेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेशन। अब इसकी नीड क्या है, क्यों नीडेड है? देखो, डाइजेशन में हम लोग क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स को। क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो कि होते हैं किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। और उसको चेंज किस में किया जाता है? सिंपल फॉर्म।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक यानी कि मेनली हम लोग कौन सा सब्सटेंस लेते हैं? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ऑक्सीडाइज कर देना और उससे क्या निकाल लेना? एनर्जी निकाल लेना। क्या निकाल लेना? एनर्जी निकाल। अब जैसे C6H12O6 को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस का 36 या फिर 38 ATP। यही तो एनर्जी है, याद है ना पिछले चैप्टर का? इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो ये देखो, अब जैसे ये डाइजेशन है, ये डाइजेशन होता कहाँ पर है? डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, इसोफेगस, ये सब। अगर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? लंग्स। डाइजेशन कहाँ हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? लंग्स। अब अगर एक बात बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? सॉरी, हमारी बॉडी इसको कैसे यूटिलाइज करेगी? क्यों? क्योंकि मान लो, देखो ये हमारी बॉडी है, ये हाथ है, ये पैर है, सर, ये सर। ठीक है। अब देखो, रेस्पिरेशन इस पोर्शन में हो रहा है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? इस पोर्शन में हो रहा है, इस पोर्शन में हो रहा है। ठीक है। डाइजेशन कहाँ हो रहा है? इस पोर्शन में हो रहा है। डाइजेशन कहाँ हो रहा है? इस पोर्शन में हो रहा है। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स हमको हर जगह चाहिए। न्यूट्रिएंट्स हमको यहाँ पे भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हमको यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। ऑक्सीजन हमको यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स हमको यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। जबकि बन ये यहाँ, बन कहाँ रहा है? देखो, बन तो यहाँ पे रहा है ना, बन यहाँ पे रहा है। रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ तक कैसे पहुंचेगी? 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 न्यूट्रिशन यहाँ बनना है तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? इधर कैसे पहुंचेगा? इधर कैसे पहुंचेगा? इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा ना। कोई चीज अगर एक जगह, मान लो हमारी यहाँ पे एक किचन है, यहाँ पर हमारी चीज बन रही है, अब उसको हमें इस पॉइंट तक पहुंचाना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है कि नहीं चाहिए? किचन से खाना बनाओ, हमको यहाँ तक पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कोई मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग क्या बोलेंगे कि खाना क्या कर दो? सर्कुलेट कर दो। क्या कर दो? सर्कुलेट कर दो। नोटिस क्या कर दो? सर्कुलेट कर दो। क्या कर दो? सर्क्यूलेट कर दो। तो ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है? ये सर्कुलेशन बॉडी में कैसे हो रहा है, आज हम लोग उसकी स्टडी करने वाले हैं। स्टडी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है। तो हमारी बॉडी में सर्कुलेटिंग ऑर्गन कौन है? हार्ट। सर्कुलेटिंग ऑर्गन कौन है? हार्ट है। हाँ या ना? और सर्कुलेटिंग ऑर्गन हेल्प क्या करता है? ये हार्ट खाली हमारा पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। समझ में आया बच्चा? ये ब्लड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि दूसरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ये ब्लड के अंदर होती है क्या? ऑक्सीजन, जो कि दूसरे ऑर्गन तक पहुंचती है। अभी क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तब तक हम ये हटा दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा चैप्टर रिवाइज करते रहो बच्चा, पढ़ते रहो, आई मीन टू से रीडिंग करते रहो जब तक मैं हटा रहा हूँ। इसमें बस एक नुकसान है कि हटाना पड़ता है, जैसे व्हाइट बोर्ड में नहीं हटाना पड़ता है, वैसे इसमें भी हटाना पड़ता है यार। बस यही नुकसान है, बाकी सब तो मस्त। हैंडराइटिंग तो कितनी झक आ रही है।
आप लोग यहाँ से 10 से 12 सेकंड स्किप भी कर सकते हो, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा फालतू। 10-12 सेकंड स्किप कर दिया करो, मिटा रहे हो तो उसको क्या कर दिया करो, स्किप कर दिया, क्या कर दिया करो, skip। यार वो कंप्यूटर हो जाता है। हाँ, आओ जरा, गुड, बस बस बस, सब सेट हो गया। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं ब्लड। हम लोगों ने बात करी ना ब्लड की, ब्लड है तो रेड कलर से लिखना चाहिए हमको ब्लड। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारी बॉडी का क्या है, पोस्टमैन। क्या है, पोस्टमैन, यानी कि क्या है, डाकिया है। क्या है, डाकिया। ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, डाकिया है, समझना। जैसे पोस्टमैन का काम क्या होता है, चिट्ठी को इधर से उधर जो पोस्ट आती हैं, लेटर्स आते हैं, उनको उनकी डिजायर्ड या डेजिग्नेटेड एड्रेस पे पहुंचाना। हाँ या ना, डेजिग्नेटेड एड्रेस पे पहुंचाना। जैसे आपके घर पे कोई डाकिया आता है तो आप ही के घर का वो देता है ना पोस्ट। ऐसा तो है नहीं पड़ोसी के घर का आप में डाल के चला जाएगा, आपके घर का पड़ोसी में डाल के चला जाएगा, नहीं ना। तो जैसे आपके घर का जो आपके घर की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट आया है वो आप ही के घर को मिलेगा। उसी तरह हमारे ब्लड में, ब्लड का फंक्शन होता है, समझना। जैसे हमारा कोई ऑर्गन है एक, ये हमारा ऑर्गन ए है, ये हमारा ऑर्गन बी, और यह ऑर्गन हमारा क्या है, सी। इसी जगह देखो, एक ऑर्गन ए हुआ, ऑर्गन बी हुआ, ऑर्गन सी। अब इस ऑर्गन ए को मान लो किसी न्यूट्रिएंट जेड की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट जेड की आवश्यकता है। इस ऑर्गन बी को मान लो पी की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट पी। और इस ऑर्गन सी को आवश्यकता है न्यूट्रिएंट ओ। ठीक है, तो ऑर्गन ए में जेड न्यूट्रिएंट को देना, ऑर्गन बी में पी न्यूट्रिएंट को देना, और ऑर्गन सी में ओ न्यूट्रिएंट को देना, ये ब्लड की जिम्मेदारी है। ब्लड की जिम्मेदारी क्या होती है कि डिजायर्ड ऑर्गन, यानी कि डिजायर्ड ऑर्गन पे डिजायर्ड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टर है। क्या है, ट्रांसपोर्टर है। किसका, ऑक्सीजन का और
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का और न्यूट्रिएंट्स का। ब्लड क्या है? एक ट्रांसपोर्टर है किसका? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का और न्यूट्रिएंट्स का। समझना, जैसे मान लो ये हमारा एक ऑर्गन है, इस सेल मान लो, सेल, ठीक है, सेल। अब इस सेल के अंदर क्या चल रहा होगा? मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? ठीक है। अब इस मेटाबॉलिज्म के दौरान इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और इस मेटाबॉलिज्म के दौरान इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? CO2। तो उस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराएगा? ये जो ऑक्सीजन है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? ये प्रोवाइड कराएगा हमारा कौन? ब्लड। ये प्रोवाइड कौन कराएगा? ब्लड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को उस ऑर्गन से ले कौन जाएगा? लंग्स तक। लंग्स तक, ताकि ये हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन फेंकवाएगा? ब्लड फेंकवाएगा। कैसे फेंकवाएगा? ये हमारा ब्लड कहाँ तक ले जाएगा? इसको लंग्स तक ले जाएगा, और लंग्स इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा, और वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आ जाएगा? सेल के पास। ये काम करता कौन है ब्लड में? ये काम ब्लड के अंदर करता कौन है? ये काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। देखो, ब्लड के कई सारे कंपोनेंट्स, जो ब्लड है उसके कई सारे कंपोनेंट्स है। उसको हम लोग मेनली दो में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक सेल्यूलर कंपोनेंट, सेल्यूलर कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कौन सा रहेगा हमारा? फ्लूइड। फ्लूइड कंपोनेंट। समझना, सेल्यूलर कंपोनेंट में तीन पार्ट्स होते हैं ब्लड में। देखो, एक होता है WBC, एक होता है RBC, और एक होता है क्या? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पसल, और प्लेटलेट्स यानी कि बताएंगे, वो भी बताएंगे। प्लेटलेट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और फ्लूइड होता है हमारा कौन? प्लाज्मा। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक सेल्यूलर पार्ट होता है और एक फ्लूइड पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और सेल्यूलर पार्ट के हमारे तीन पार्ट होते हैं, WBC, RBC और प्लेट। समझ। एक सेकेंड, चार्जिंग पे लगा दो उसको, पता चला क्लास लेते लेते खत्म हो जाएगा। चलिए, सुनिए, कहाँ गया? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ब्लड के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेल्यूलर कंपोनेंट, मेरा पॉइंटर कहाँ गया? हाँ, एक होता है सेल्यूलर कंपोनेंट, एक होता है फ्लूइड कंपोनेंट। फ्लूइड कंपोनेंट कौन सा होता है? प्लाज्मा। और सेल्यूलर कंपोनेंट में तीन होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। इतना तो सुनना है। तो ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा मेरा बच्चा समझना, हीमोग्लोबिन होता क्या है? रेड ब्लड सेल्स सुना है नाम? रेड ब्लड सेल्स कुछ इस तरह की शेप की होती है, कुछ बायकॉन्केव शेप की होती है, RBC। और उसी रेड ब्लड सेल में ऐसे करके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। उसी रेड ब्लड सेल में एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है। जब लंग्स से ये आ रहा होता है तब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा होता है, और जब टिश्यू से लंग्स की तरफ जा रहा होता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर चुका होता है। ये कैसे बाइंड होता है ये 11th में है, बाकी थोड़ी बहुत इसकी डिटेल हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो ब्लड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी का सब्सटेंस। ब्लड क्या है? हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है।
यही नीचे कंटिन्यू करते हैं, ऊपर वाला ज्यादा चाहते नहीं है वरना टाइम वेस्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा इसको। ये चैप्टर 2 से 3 दिन का है, मैक्सिमम 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अब सारे छोटे छोटे ज्यादा बड़े चैप्टर। हाँ, तो समझना मैं क्या बता रहा था। हाँ, ब्लड, अगर आपसे पूछे ब्लड क्या है, तो आप लोग बोलोगे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू भी कैसा है? फ्लूइड नेचर का है। तो कलेक्टिव, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड। बोन्स और कार्टिलेज तो सॉलिड होते हैं, पर ये जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? फ्लूइड होता है नेचर। कैसा होता है? फ्लूइड, लिक्विड इन नेचर होता है। पर ये तीनों किस ओरिजिन के होते हैं? मीजोडर्मल ओरिजिन। किस ओरिजिन के होते हैं? मीजोडर्मल। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मीजोडर्मल, देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये धरती है, ठीक है, जैसे ये धरती है, इस धरती को किसने बनाया है? अगर भगवान के हिसाब से देखें, मैं 2 मिनट के, आप भगवान की दुनिया में चलो, मानते हैं कि आप लोग में से कई बच्चे होंगे ऐसे जो भगवान वगैरह को नहीं मानते होंगे या किसी और रिलीजन को, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। ये धरती है, ये धरती को भगवान, मतलब हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से किसने बनाया? हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बनाया है 3 लोगों ने। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द ऑब्जर्वर, एंड महेश इज द डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जैसे इस पूरी धरती को, इस पूरे संसार को बनाया, वैसे ही हमारी बॉडी भी 3 जर्म लेयर से बनी। हमारी बॉडी भी कितने जर्म लेयर से बनी है? 3 जर्म लेयर। एक्टोडर्मल, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। तो हमारी बॉडी भी इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जिस प्रकार से पूरा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया, उसी प्रकार हमारी बॉडी भी 3 टाइप की जर्म लेयर से बनी है। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, हाँ है ना? चलो, तो ब्लड हमारा किस ओरिजिन का है? ब्लड है हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन। किस ओरिजिन का है? मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, अब ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो समझते हैं। और भी काफी चीजें हैं ब्लड के बारे में जानने को, बट हम पढ़ाएंगे उतना ही जितना आप लोग के सिलेबस में। समझ में आया? हमने ये तो ऑलरेडी बता दिया कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, सेल्यूलर और एक प्लाज्मा। ठीक है, आओ, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? विश्राम करते हैं 1 सेकंड। जब तक हम विश्राम कर रहे हैं, हम इसको क्या कर देंगे? पॉज। हाँ, तो अब हमारा बोर्ड हो चुका है इरेज। तो हम लोग कहाँ पर थे कि देखो, जैसे हमारा जो ब्लड है, शायद से हमने पॉइंट आपको बता दिया था। जो ब्लड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या? एक हमारा प्लाज्मा, और दूसरा क्या है जी? दूसरा है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स, जिसको हम लोग सेलुलर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो हम लोग और क्या बोलते हैं? सेलुलर एलिमेंट्स। ठीक है, तो ब्लड के 2 पार्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये कितने परसेंट होता है? ये होता है 55%। कितना? ये 55% होता है। और ये कितने परसेंट होता है? ये होता है 45%। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट के भी 2 पार्ट है। कौन कौन से? मेरे बच्चा, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है,
और क्या है, प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है। और इस डब्ल्यूबीसी को फर्दर हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक ग्रैनुलोसाइट, अभी ये सब नोट कर लेना क्या होता है, फिर मैं डिटेल में अभी बता दूं। ग्रैनुलोसाइट, इसमें इसके अंदर सेल, इसके सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रैनुअल्स, ऐसे ग्रैनुअल्स टाइप के, ऐसे कण टाइप के देखने को मिलते हैं, ग्रैनुअल्स टाइप के देखने को मिलते हैं। और इसके सेल के अंदर एक भी ग्रैनुअल नहीं देखने को मिलता है, ऐसे एकदम चिकनी सपाट सेल होती है ये ग्रैनुलोसाइट। ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये सेल्स नहीं होते हैं, ये ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, ट्रू सेल्स नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सेल्स, बड़ी बड़ी सेल्स के छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। ये बड़ी सेल है मान लो, इसके छोटे छोटे क्या है, टुकड़े हैं, इन्हीं को हम लोग प्लेटलेट्स। और ट्रू सेल हमारी आरबीसी भी नहीं होती है, आरबीसी भी हमारी ट्रू सेल नहीं होती, इसीलिए इसके सी को क्या बोलते हैं, कॉर्पसेल बोलते हैं, कॉर्पसेल। आरबीसी में हम लोग रेड ब्लड सेल नहीं बोलते, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का मतलब क्या है, समझना। इसमें ना तो न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी नहीं होगा, तो डीएनए भी नहीं होता है। इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। सिर्फ हमारी ऐसी सेल होती है और सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें सेल ऑर्गेनल्स की जगह क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन भरा होता है। और डब्ल्यूबीसी हमारी क्या होती है, ये ट्रू सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, डीएनए भी होता है, सब कुछ होता है। तो हर एक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। और बाकी हम लोग कल समझेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। कल हम लोग, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर की डिटेल देखी। क्या देखी, चैप्टर की डिटेल देखी। हम लोगों ने ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा, और बाकी कल हम लोग करेंगे, ठीक है जी, पक्का। आज के लिए इतना ही करते हैं, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, एजुकेशन एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।